हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति सेकंड की दर से अवगाद्रो संख्या के बराबर खर्च करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास अवगाद्रो संख्या के बराबर रुपया दी गए हो और आप उसको इस स्पीड से खर्च करें। स्पीड क्या है? 1 लाख रुपया प्रति सेकेंड। तो इस टोटल रुपये को खर्च करने में आपको कितना समय लगेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। एक बार हम इसके जो दिए गए उसको लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। ये कह रहा है आपको जो दिया गया रुपया है, क्या है? दिया है। ये जो रुपया दिया गया है ये अवगाद्रो संख्या के बराबर है। अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या के बराबर क्या है? रुपया है हमारा। ये कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 रुपया। इतना रुपया आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अवगाद्रो संख्या के बराबर खर्च करने में, तो खर्च रुपया करेंगे। तो अगर आपको इतना रुपया दे गया हो और उसको आप इस स्पीड से खर्च कर रहे हैं, दर क्या है खर्च करने की? तो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मतलब 10⁵। 1 लाख को क्या लिखते हैं? यही हमारा 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं? तो 10⁵, 1 2 3 4 5, तो 5 10⁵। तो इस स्पीड से अगर आप खर्च करें तो समय जो लग रहा है वो कितना है? 1 लाख रुपया खर्च करने में लगा समय कितना है? 1 सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 लाख रुपया प्रति सेकेंड की दर से खर्च कर रहे हैं और खर्च कितना करना है? इतना। तो इतना रुपया को इस स्पीड से खर्च करने में कितना समय लगेगा, समय को पूछा है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे रुपया न देके अगर पार्टिकल्स दे दिया गया होता, जैसे मान लीजिए अगर ये कहता कि आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं और आप रिएक्शन करा रहे हैं इस स्पीड से, ये स्पीड पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस इतना आपके पास पार्टिकल दिया गया है और आप इस स्पीड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, मतलब इस पूरे पार्टिकल को यूज करने में कितना समय लगेगा, उसी समय को बताना है। समय को पूछा है। हम इसलिए पार्टिकल्स के बारे में बोल दिए क्योंकि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री रिलेट करना इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब यही हमें समय पूछा गया है। तो सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या? इसको आप एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। कैसे? कि आपको पता है कि 1 लाख रुपया खर्च करने में जो लगा समय बराबर 1 सेकेंड है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि 1 लाख रुपया खर्च करने में लगा समय बराबर कितना है? 1 सेकेंड। इसलिए 1 रुपया खर्च करने में, 1 लाख मतलब 10⁵, तो 1 रुपया खर्च करने में लगा समय कितना होगा? ये होगा 1/10⁵ सेकेंड। कैसे? यहाँ से देखिए, अगर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मतलब 10⁵, हम इसी को लिख ले रहे हैं, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1 लाख या 10⁵। अब ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब 1 लाख रुपया मतलब 10⁵ खर्च करने में अगर 1 सेकेंड लग रहा है, तो एक एक नियम से 1 रुपया खर्च करने में कितना समय लगेगा? तो 1 रुपया खर्च करने में आपको ये जो है ये 10⁵ ये इधर नीचे आएगा। आप ये समझ सकते हैं कि 1 गुणे 10⁵ लाख रुपया है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है जब इधर जाएगा बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ये एक एक नियम है तो आपको इस तरह से समझना ज़्यादा जरूरी है। अब कह रहा है कि आप अगर 1 रुपया खर्च करने में इतना समय ले रहे हैं, तो आपको इतना रुपया खर्च करने में कितना समय लगेगा। तो अब हम इसलिए इसको निकालते हैं। इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 ये अवगाड्रो संख्या के बराबर आपको खर्च करने में, रुपया खर्च करने में लगा समय
जो लगा समय होगा ये बराबर होगा 1/10⁵, 10⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ये सेकेंड में, ये हमारा जो है ये सेकेंड में आएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 6.022 इंटू 10⁻23 और ये वाला पार्ट देखिए 10⁵ जो है ये नीचे है, तो नीचे है तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁵। ये वाला पार्ट आप देखिए ध्यान से, तो ये 10⁻23 है, 10⁻⁵ है, ये 10 पे पावर जो है 23, ये 10 पे पावर -5 है। इसमें अगर आप ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन का फार्मूला लगाएंगे तो ए पे पावर यम प्लस यन होगा, लेकिन यहाँ पे जो यन है ये माइनस साइन में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब बेस दोनों में बराबर है, बेस यहाँ पे ए है, यहाँ पे दोनों में बेस 10 है, इसलिए ये जो होगा ये 6.022 इंटू 10⁻, और ये 10 पे पावर 23 - 5 हो जाएगा। जब आप 23 में से 5 को घटाएंगे तो ये 18 के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18, और ये किस में आ रहा था, ये हमारा सेकंड में आ रहा था। तो आपको इतना रुपया खर्च करने में जो लगा समय होगा वो इतना होगा, लेकिन ये जो समय है ये सेकंड में दे रखा है, ये मैथमेटिकली बहुत ही परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सेकंड आप ज़्यादातर बोलते नहीं हैं। आप अगर आप इसको चाहें तो या तो आप इसको घंटे में बदल दीजिए या इसको दिन में बदल दीजिए कि हमें इतना रुपया खर्च करने में इतना घंटा लगेगा या इतना दिन लगेगा। तो आप करेंगे क्या, अब इसको हम सेकंड में ना बदल के अपना एक कैलकुलेशन करते हैं और इसको हम या तो दिन में या घंटा में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ये पता है कि आपको अगर आप सेकंड में अगर आपको दी गई हो, या आप मिनट से स्टार्ट कीजिए, समझना ज़्यादा आसान होगा। 1 मिनट बराबर आपको क्या पता होता है 60 सेकेंड, या अगर आपको मिनट में क्वांटिटी दी गई हो और उसको सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। अगर आपको सेकंड में क्वांटिटी दी गई हो, मतलब अगर समय सेकंड में दिया गया हो, अगर आप उसको मिनट में बदलते हैं तो क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे दे रखी है सेकंड में, तो सेकंड से आप मिनट में बदलेंगे, मिनट से आप घंटा में बदलेंगे, घंटा से आप दिन में बदलेंगे। कैसे, ये आपको पता होगा कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटा बराबर 1 दिन, और 24 गुणे 365 दिन बराबर क्या होगा, ये दिन है बराबर 1 ईयर। आप इसको या तो यहाँ तक लाइए, दिन में बदलिए या साल में बदलिए या घंटा में बदलिए। आप कहीं पर भी अगर बदलना चाहते हैं तो आपको 60 गुणे 60 बदलेंगे तो आप क्या आ जाएगा, घंटे में चला जाएगा। अगर आप उसमें 24 का फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिन में चला जाएगा, और आप उसमें 24 गुणे 365 दिन कर देते हैं तो ये ईयर में चला जाएगा। ठीक, इतना आपको पता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो समय दिया गया है, ये समय दिया गया है, क्या दिया है, ये समय जो दिया है हम इसको या तो दिन में या साल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा 6.022 इंटू 80 सेकेंड, ये हमारे पास समय दे रखा है। अगर आप इसमें सिर्फ 60 से भाग देंगे तो 60 से भाग देंगे तो ये जो हमारा सेकेंड है ये मिनट में बदल जाएगा। फिर अगर आप इसमें 60 से भाग देते हैं तो ये जो हमारा है ये सेकेंड से हटाए के लिए आप 60 से भाग दे रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि 1 सेकेंड बराबर हमको पता है कि 1 सेकेंड बराबर
1/60 मिनट हो जाएगा। यहाँ से अगर 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट है तो अगर 1 सेकेंड निकालेंगे तो 1/60 हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा, हो गया। फिर से अगर आप इसको बदलना चाहते हैं घंटा में तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर अगर आप इसको दिन में बदलना चाहते हैं तो 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप इसको ईयर में बदलना चाहते हैं तो 365 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 1/60 आया था इसको सेकेंड से मिनट में बदलने के लिए, 1/60 आया था इसको मिनट से घंटा में बदलने के लिए, 24 आया इसको दिन में बदलने के लिए, 365 आया इसको साल में बदलने के लिए। अब ये जो आपका समय है, जो इतना सेकंड लग रहा था, ये आपको अब साल में मिल जाएगा कि इतना रुपया खर्च करने में आपको कितना साल लगेगा। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻, ये जो 18 सेकेंड है बटा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेटिंग पोर्शन है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। और ये जो बराबर है, ये बराबर होता है 31,53,6,000, ये इसके बराबर होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 60 × 60 × 24 × 365, तो ये इसके बराबर होता है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, ये जो हमारा पोर्शन है पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 डिजिट है, ये हमारे पास 5 डिजिट है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा भाग जाए तो ऊपर भी हमको 5 डिजिट लाना पड़ेगा। इस हम 10⁻18 सेकेंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, और बाद में ये जो 3 जीरो है इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 6.022 इंटू 10⁻3⁵53,600, यहाँ से हटाते हैं और इसको लिख सकते हैं 10⁻3। ये क्या है हमारा, ये है ईयर में, ये भी हमारा आ गया ईयर में, ये भी हमारा ईयर में। ठीक, हम इसको चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा है 6.022, उसके बगल में ये जो 10⁻18 है, इस पे आप ध्यान से एक बार देखिए। यहाँ पे अगर आपको दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए इस दशमलव हटाने के लिए आपको 1000 से भाग देंगे। और ये वाला जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6.022 ये दशमलव हट गया है, इंटू 10⁻³ ये वाला ऊपर जाएगा, इंटू 10⁻, ये 18 हो गया। अब आप इसमें से घटाएंगे तो 18 में से 3 घटेगा तो ये बच जाएगा 15। 6.6022 इंटू 10⁻15, ये हमारा पोर्शन हो गया किसका, इतना। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये वाला जो नंबर है 1 2 3 4 5 है, लेकिन ऊपर ये जो नंबर है 1 2 3 4 है, तो भाग जाना संभव ही नहीं है। जाएगा लेकिन दशमलव में जाएगा, लेकिन हमें दशमलव में तो लाना नहीं है, हमें परफेक्ट नंबर में लाना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 जीरो, ये जो 10⁻15 है, इसमें से 1 जीरो निकाल के इसको दे देते हैं। जब आप इस 15 में से 1 जीरो निकाल के इसको देंगे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, 1 जीरो दिया है तो ये हो जाएगा 14। अब ये जो आप नीचे वाला ये जो पार्ट बना इसको ध्यान से देखिए, 6.022, इसमें कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं 1 2 3 4 5। अब आपका भाग आसानी से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका 60,220 है, नीचे आपका 31,536 है। अब बात करते हैं इसकी और इसकी, ये जो हम कैलकुलेटिंग पोर्शन कर रहे थे। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आया है, इसको हम लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻, बचा कितना है 14, बटा अभी नीचे वैसे ही चल रहा है 31,536 इंटू 10⁻3। अब ये वाला जो 10⁻3 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 6.220, 60 पॉइंट बार बार आ जा रहा है अवगाद्रो संख्या याद होने की वजह से। तो 6.0220 इंटू 10⁻, ये जो 14 है, इसमें से माइनस हो जाएगा किसका, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3 का, इस नियम के अनुसार से। तो ये हो जाएगा आपका
बटा में अभी के नीचे क्या बच जाएगा 31536। इसमें से आप जब 14 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 60 22 जीरो गुणे 10/11/31 ये ईयर में आ गया। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, ये ऊपर है 60,220, नीचे है 31,536, मतलब 31,000 नीचे है और इसके लगभग लगभग 2 गुना ऊपर है। 60,000 ऊपर है, 31,000 नीचे है। तो ये 2 बार में तो 100% कटेगा नहीं, लेकिन ये 1.9 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 60,000 है, नीचे अगर 30,000 होता तो 2 बार में पूरा कट जाता। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये छोटे वाले अंक की बात नहीं कर रहे हैं, 220 और ये 536 वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर ये पूछ रहे हैं आपसे, अगर ये 60,000 होता, ये 30,000 होता तो 2 बार में परफेक्ट कट जाता, लेकिन ये 30 से थोड़ा ज़्यादा है तो कटेगा भी थोड़ा सा कम। इसलिए जब आप इसको काटेंगे तो ये होगा 1.9 के समथिंग आएगा। 1.9 एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 30 होता तब आता, ये 31 है, तो 1.9 के करीब आएगा इंटू 10⁻11 वर्ष या ईयर। तो अब जो आपका ये समय आ गया, ये साल में आ गया कि इसको खर्च करने में इतना साल लगेगा। 1.9 गुणे 10⁻11 साल लगेगा। कितना रुपया खर्च करने में? इतने रुपए खर्च करने में। किस स्पीड से? इस स्पीड से। ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कह रहा है कि ये हमारे पास CO2 का एक अणु है, इसका द्रव्यमान या भार ज्ञात करना है, और एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान या भार ज्ञात करना है। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें कह रहा है कि CO2 के एक अणु का द्रव्यमान या भार ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है यहाँ से, यहाँ पे दिया क्या है? दिया है CO2 का एक परमाणु। तो परमाणुओं की संख्या, CO2 परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है, या आप इसको n लिख लीजिए 1। पूछ क्या रहा है कि CO2 का एक CO2, यहाँ पे लिख रखा है एक अणु, तो एक CO2 का द्रव्यमान, ये हमसे पूछ रहा है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोल वाले चैप्टर में हमने आपको बहुत ही डिटेल में ये समझा रखा था कि जो मोल होता है ये बराबर होता है W/M के। ये क्या होता है? तो ये होता है जिस पदार्थ का आप मोल निकाल रहे हैं उस पदार्थ का भार बटे में उसका अणुभार। और ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है N/6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या है? अगर आपके पास परमाणुओं की संख्या टोटल दी गई हो, तो अगर आप उसको उसके अवगाद्रो संख्या से भाग दे दें तो भी आपको नंबर्स ऑफ मोल पता चल जाएगा। ये हमने आपको कण वाले मोल से संबंधित जो हमारा मोल था उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपको टोटल पार्टिकल्स दिए गए हों तो हमको पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। तो अगर आपको टोटल कण दिए गए हों, अगर आप उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करते हैं तो नंबर्स ऑफ मोल निकल जाता है। ये था हमारा कण के संबंध में, ये था हमारा भार के संबंध में। तो एक चीज आप यहां से देख रहे हैं कि कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, केमिकल पदार्थ कोई भी ले लीजिए, उसके एक अणु या एक परमाणु या एक आयन में जो कणों की टोटल संख्या होती है वो इतना ही होती है। तो अगर आप CO2 के एक अणु की बात कर रहे हैं तो CO2 के एक अणु में भी जो कणों की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 की ही बराबर होगी। अब यही से हमें निकालना है कि CO2 का द्रव्यमान कितना होगा, इसी चीज को निकालना है। तो CO2 का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। यही है हमारा मोलर मास किसका? CO2 का। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सॉरी, इसको ये नहीं है, ये तो है CO2 का मोलर मास। आपको निकालना क्या है? द्रव्यमान। तो W जो है ये है, ये M नहीं, सॉरी M नहीं होगा,
ये जो W है, इसी W को कहते हैं CO2 का भार या CO2 का अणुभार, यही W है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, W, अब हमारे पास n का कोई काम नहीं है क्योंकि हम सिर्फ ये दिखा रहे थे कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है, यहाँ पे n का कोई काम नहीं है, नंबर्स ऑफ मोल का कोई काम नहीं है, क्योंकि n बराबर ये है तो ये बराबर ये है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा और ये इसी रिलेशन से हमारा इसका भार निकल जाएगा। तो W बराबर n इंटू यम अपान 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा भार होगा। यहां से n आपको क्या दे रखा है, n आपको दे रखा है 1, देखिए यहां से n दिख रहा है, CO2 का 1 अणु कह रहा है तो n बराबर 1 गुणे ये यम क्या है, मोलर मास। मोलर मास निकाला कैसे जाता है उसको देखिए, CO2 का मोलर मास निकालना है तो CO2 का मोलर मास निकालने के लिए आप करते क्या है कि एक परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके मास का काम करते हैं, द्रव्यमान का काम करते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है तो कार्बन का 12 हो जाएगा प्लस ये हमारा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 बराबर 44। तो CO2 का जो मोलर मास है यम है, ये यम किसके बराबर हो गया, यम बराबर हो गया 44। अब आप यम का मान यहाँ पे रखिए, ये हो गया 44 बटा 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस 23 को हम ऊपर ले जाते हैं, बाकी इस वाले पोर्शन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1 इंटू 44 बटा 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो मेथड सॉल्व करने का ये है, ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, नीचे आप 1000 से भाग देंगे। 1000 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव था, ये 3 अंक के बाद था, जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतने ही नीचे 0 रहता है, तो 1 2 3, इसलिए यहाँ से दशमलव जो है वो 3 अंक के बाद था, तो ये दशमलव अब हट जाएगा। ये वाला जो है ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जाएगा, तो कितना होगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो 1 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, तो ये 44 गुणे 1000 बटा 6.022 के बराबर होगा इंटू 10⁻23 होगा। आपने सोचा कि माइनस क्यों नहीं किया, ये इसमें ऐड क्यों नहीं किए हैं, ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप 1000 को आप इसमें ऐड कर देंगे तो 3 जीरो तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो हमारा भाग जाने वाला संख्या है ये कम हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि हम 1000 से भाग दे चुके हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला भाग संख्या ये 44 हो जाएगा और नीचे 6022 हो जाएगा, मतलब 6022 हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर आपको 44000 बनाना पड़ेगा ताकि आसानी से हमारा भाग जाए। किससे भाग जाए, तो 6.22 इंटू 10⁻23, ये माइनस का होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया तो माइनस का होगा। जब आप इसको भाग देंगे तो एग्जैक्ट तो आप भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप उसके एग्जैक्ट मतलब उसके एकदम नज़दीक पॉइंट को पकड़िए। ऊपर देखिए आपको दे रखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 44,000 ऊपर दे रखा है और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार नीचे 6000 दे रखा है। तो अगर हम इसको 44,000 मान लें, इसको 6000 मान लें, तो 44,000 में जब आप 6000 की भाग देंगे तो लगभग ये 7 के आसपास में जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 सते 42, तो 42,000 के लगभग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7.3, लगभग 3 आ रहा है, ये हो जाएगा 10⁻23। तो एक जो इसके CO2 का जो द्रव्यमान होगा, एक CO2 का जो द्रव्यमान होता है वो इसके बराबर होगा। एक CO2 का द्रव्यमान जो होगा वो 7.3 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा असुविधा हुई हो, दिक्कत हुई तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻, जो हमने ये इतना लिया है ये ऊपर गया है, नीचे था ऊपर गया तो माइनस का हो गया। यहाँ पे ये जो था हमारा, यहाँ से हमने देखिए यहाँ से दशमलव को हटाया है तो हमने 1000 से भाग दिया है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न कि इसके साथ। अगर ये ऐसे होता 1 इंटू 4 4
अगर यहाँ पे दशमलव होता तो ये बताइए, ये दशमलव हटता तो यहाँ पे भाग लगता, उसके बाद ये टोटल नंबर से आपका 6.022 अपान ये दशमलव हटता, तब यहाँ पे आपका 1000 होता। यहाँ पे तो हमारा है नहीं, तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर जाता तो उल्टा हो जाता है, मतलब ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। ये 1 × 44 अपान 10 × 1000 अपान 6022 इस तरह से हो जाता है। लेकिन हमारा ये वाला 10 तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ से हम 10 को हटाते हैं, तो यहाँ से भी 10 को हट जाएगा, तब आप देखिए क्या मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा आपको 1 × 44 × 1000 बटे इतना, वही हमने सॉल्व किया, तो ये 1000 जो था ये ऊपर चला गया है। ठीक, ये था हमारा पहला सॉल्यूशन, मतलब CO2 के एक अणु का जो भार होता है वो इसके बराबर होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और इसके परमाणु के भार को निकालते हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु को भार को निकालते हैं। ये हमारा अणु का भार था, एक अणु किसका CO2 का जो भार है वो इसके बराबर होता है। अब हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार कितना होगा। उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा, इसी क्वेश्चन में भी वही फार्मूला यूज होगा। तो इसमें क्या निकालना है कि ऑक्सीजन, ये हमारा दूसरा है, इसमें कह रहा है दिया है, क्या दिया है, ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या, तो एक परमाणु का निकालना है, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, जिसको हम n कह रहे हैं, बराबर किसके, एक के। और यहां पे निकालना क्या है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, ये हमें निकालना है। ये हमें पूछा है, भार या द्रव्यमान दोनों एक ही चीज होता है केमिस्ट्री में, यही पूछा है। तो फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे, n बराबर W अपान कैपिटल M इजकल टू n अपान 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से n का तो हमारा कोई काम नहीं है, हम इन्हीं दोनों पार्ट को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, ये तो हमें दे नहीं रखा है। तो ये अगर आपको W निकालना है तो W बराबर n इंटू m अपान 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से n का मान क्या रखा है, 1, तो 1 गुणे m का मान आपको निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन मतलब O2, और O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो एक ऑक्सीजन का 8 और दो ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया हमारा 16। तो यहाँ पे m का जो मान होगा ये 16/6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ये 10⁻23 ऊपर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 1 का इसमें 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, तो 16/6.022, और ये जो 10⁻23 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये 10⁻23। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये 3 अंक के बाद दशमलव है, तो ये बटे 1000 आता, लेकिन ये वाला जो 1000 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,000/6022 गुणे 10⁻⁻23। जब आप ये 16,000 ये नीचे 6,000 है, तो लगभग 2 बार में भाग जाएगा, 3 बार में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप भाग देंगे तो इसके लिए 18,000 से ऊपर होना जरूरी है, या 18,000 कम से कम होना जरूरी है। इसलिए ये जो भाग है हमारा ये जाएगा 2.65 के आसपास में इंटू 10⁻⁻23। तो आपने ये देख लिया कि हमारे जो एक ऑक्सीजन परमाणु का भार है वो किसके बराबर है, 2.65 इंटू 10⁻⁻23। और आप अगर इसका यूनिट लेना चाहते हैं तो यूनिट आप लेंगे ग्राम में। इसी तरह से पिछले वाले का भी आप यूनिट ग्राम में लेंगे। तो इतना जो है ये इसके बराबर है, 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर है, किसका, एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार।